पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसी का हम लोग एक नंबर देखे थे कि अगर एक गोला है जो Q आवेश है तो उस गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, गोले के अंदर कितना होगा और गोले के सतह पे कितना होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा कि अगर कोई अति लंबे अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखने वाले हैं कितना होगा और किसके प्रयोग से, तो गॉस प्रमेय के उपयोग यूज करके एप्लीकेशन से हम लोग दिखाएंगे कितना उत्पन्न होता है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार मतलब आकृति कैसा होगा। आकृति कुछ इस प्रकार का होगा कि एक बेलनाकार आकृति होगा जो कि ये पूरी तरह से क्या है, आवेशित है। कितना लंबा है, लंबाई के बारे में इसमें नहीं दिया गया है, ये पूरा एक मान सकते हैं अनंत तक गया है, पूरा इधर भी अनंत तक इधर भी अनंत तक, ठीक। तो पूरा लंबा एक बेलनाकार आकृति है जो आवेशित है। देखो इसका कोई लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका हम लोग आवेश घनत्व मानेंगे। तो ये एक क्या है, ये वन डायमेंशनल है और ये लंबाई आवेश घनत्व कहलाएगा। इसका आवेश घनत्व हम लोग कितना मान लेंगे, लेमडा। अगर याद होगा आवेश घनत्व का फॉर्मूला हम बताए थे कि लेमडा बराबर, अगर कोई लंबाई के लिए है तो लेमडा बराबर क्या बताया गया था, लेमडा बराबर बताया गया था क्यू बटे एल। आवेश घनत्व का फॉर्मूला बताया गया था। तो हम इसका क्या कर रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल आकृति है जो कि बहुत लंबा है, सिलिंड्रिकल आकृति है जिसका लंबाई अनंत तक है। तो इस केस में इसका आवेश घनत्व मान ले रहे हैं। आवेश घनत्व का मतलब होता है समान आवेश हर एक जगह फैला हुआ है और इसका आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये हेडिंग डालना है, अति लंबे और बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालने के बाद क्या लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि माना कि एक अति लंबा बेलनाकार चालक है। माना कि एक अति लंबा बेलनाकार चालक है जिसके प्रति एकांक लंबाई जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, आवेश लेमडा है। तो बेलन के अक्ष से, जो बेलन का अक्ष होगा, अक्ष का मतलब क्या है, बेलन है, जो बेलन का अक्ष होगा तो बेलन के अक्ष से आर दूरी पर कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। कोई बिंदु P पर मतलब इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताना है, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेना है, अभी नहीं लिखना है, जो भी हम बोले इसको बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, अभी समझते जाना है यहाँ पे, ठीक। तो इसको समझते हैं कि इसका हम लोग किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक आकृति होगा जो कैसा होगा, बेलनाकार आकृति होगा। ये अति लंबा मतलब ये बहुत ज्यादा लंबा है, ये बेलनाकार आकृति है। इसका अक्ष किसको बोलते हैं, तो ये जो बीच से जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अक्ष कहते हैं। बताया जा रहा है कि इसके अक्ष से, इसका जो अक्ष है इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का, कि ये आर दूरी पर जो बिंदु है यहाँ पर एक हम लोग सिलिंड्रिकल आकृति ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, मतलब ये जो लंबाई वाला आवेशित लंबाई वाला है इससे एक सिलिंड्रिकल आकृति हम लोग ड्रॉ कर लेंगे आर दूरी पर, चारों तरफ से घेरा जाएगा। और जिसके ये जो सिलिंड्रिकल आकृति ड्रॉ कर रहे हैं इसका हम लोग लंबाई क्या मान लेते थे, इसका लंबाई जो होगा वो एल होगा, ठीक है। लंबाई जो मान लिए एल मान लिए, और अभ्यस है कि ये आर दूरी पर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ समझना क्या है,
तो जो यहाँ पे ये आवेशित आवेशित है, तो बताए थे कि जब ये आवेशित होगा, इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर की ओर, इससे जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकलेगा, अब देखो सतह, पहले सतह को समझ लेते हैं कौन कौन सा सतह है। जब बेलनाकार आकृति बनाते हैं, जब बेलनाकार आकृति बनाते हैं, चलिए इधर रफली दिखा देते हैं। जब एक बेलनाकार आकृति हम लोग तैयार करते हैं, तो जब बेलनाकार आकृति बनाते हैं, इसका दो प्रकार का सतह होता है। इसका दो प्रकार के सतह होते हैं। एक तो वक्र वाला, यह वक्र सतह का क्षेत्र आप पढ़े हो लोग 10 क्लास में। ये वाला जो सतह होता है, यह वक्र सतह होता है। यह वक्र सतह का क्षेत्रफल। और एक होता है समतल, जो ऊपर से एक वृत्ताकार आकृति रहता है और एक नीचे से वृत्ताकार आकृति रहता है। इस प्रकार का इसकी आकृति होता है। अब ये सतह के अंदर जितना आवेश होगा, गॉस प्रमेय क्या कहता है कि सतह के अंदर जितना आवेश होगा, उस आवेश को लिखना बट्टे में क्या कर देना, एप्सिलॉन नॉट कर देना है। तो यही क्या होता है, फ्लक्स का मान होता है गॉस प्रमेय के अनुसार। ठीक। अब हमको ये पूरा वायर पर, ये पूरा जो है, ये जो वायर है, ये पूरा जो वायर है, मतलब बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल आकृति का है। इस पर आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। प्रति एकांक आवेश घनत्व लेमडा दिया हुआ, मतलब एक एकांक पर, एक पर लेमडा है। तो एल लंबाई पर कितना आवेश होगा बताना है। तो एल लंबाई पर आवेश निकालने का तरीका बता दिया गया है। क्यू बराबर क्या होता है, एक पहले तो ये फॉर्मूला होता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। तो यहाँ से अगर आवेश निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। आवेश समान मतलब यहाँ से जो अंदर में सिलिंड्रिकल के अंदर जो वायर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा सिलिंड्रिकल के अंदर, जो ये सिलिंड्रिकल आकृति अंदर वाला भी सिलिंड्रिकल आकृति ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आवेश होगा कितना होगा, लेमडा इंटू एल होगा। तो इस हम लोग जो एक सतह लिए है, इस बंद सतह के अंदर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कितना हो रहा है, लेमडा इंटू एल के बराबर हो रहा है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय क्या कहता है कि जो फ्लक्स का मान होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स का मान होता है, कुल आवेश, तो कुल आवेश बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो आवेश का मान है कितना है, तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। और एक दूसरे ओर क्या होता है, तो दूसरे ओर यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फ्लक्स का, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। दूसरे ओर ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इंटू डी लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र, अब देखिए हम बताए थे कि अगर हम ये चीजें बताए थे कि अगर कोई एक लंबाई का कोई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई लंबाई आवेशित लंबाई है, जिससे विद्युत क्षेत्र का जो उत्पन्न होता है किस तरह से डायरेक्शन होता है, इस प्रकार से उत्पन्न होता है। बोले थे कि अगर एक आवेश सिंपल यहाँ पे आवेश है, तब जो विद्युत क्षेत्र का दिशा जो उत्पन्न होता है इस प्रकार से होता है, अगर पॉजिटिव आवेश है। लेकिन अगर एक सीधा लंबाई वाला आवेश है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र का दिशा उत्पन्न होता है इस प्रकार से होता है, अगर धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये देखिए ठीक है, एक यहाँ पर दिखा देते हैं कि इस तरह से होगा, और यहाँ पे सतह से ऐसे बाहर निकलेगा। अभी बताया कि इसमें दो प्रकार के सतह बन रहा है, इसमें दो प्रकार का सतह बन रहा है, एक ऊपर वाला सतह और एक साइड वाला। जब ये वक्र वाला जो सतह है, तो वक्र वाला सतह पर कोई भी स्मॉल एरिया लेंगे, यहाँ पर जो कोई भी स्मॉल एरिया लेंगे, तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ई के डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो ये ऊपर वाला सतह है, जो ये ऊपर वाला सतह है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का दिशा क्या बताया है, सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पे जो डीए का दिशा होगा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे जो डीए का दिशा होगा ऊपर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर होगा। विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा। ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला सतह है ना, इसको हम लोग को, इसका हम लोग S1 सतह नाम दे देते हैं। जो ये वक्र वाला सतह है, ये जो वक्र वाला सतह, ज्यादा हम नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर लेंदी होने लगेगा, ठीक है। ये वाला जो सतह है इसको हम लोग S2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दो सतह हो रहा है, दोनों सतह के लिए हम लोग विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि दोनों सतह का जो होगा उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। एक तो S1 सतह के लिए ई डॉट डी ए, प्लस एक दूसरा जो सतह है उसको यहाँ पे S1 कर दिए, दूसरा सतह S2 माने है उसके लिए ई डॉट डी ए लिख दिए फॉर्मूला। दोनों का योगफल को ही हम लोग यहाँ पर ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, लेमडा एल इंटू बटे एप्सिलॉन नोट कर दे। ठीक है। अब देखो सतह वन के लिए आते हैं, सतह वन यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो जो सतह वन है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के
बीच का जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन रहा है 0 डिग्री। ठीक, तो इसका यूज करते हैं ई डॉट बी, ई डॉट ए का। हम लोग जानते हैं सतह S1 के लिए अगर देखते हैं तो सतह S1 के लिए क्या देखने को मिलेगा, तो सतह S1 के लिए देखने को मिलेगा ई, अब अगर परिमाण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा S1 के लिए कितना है 90 डिग्री है, प्लस सतह S2 के लिए अगर लिखते हैं इसमें क्या लिखाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर में क्या है लेमडा एल बटे एप्सिलॉन। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी से भी चीज से गुना करो 0 हो जाता है, और इसमें कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और ई स्थिरांक होता है, ई को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन किसका करेंगे ई बराबर लेमडा एल इंटू। यहाँ पर अब S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी सकते हैं। चलिए, अब हमको पता है कि S2 सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं, ये है ना S2 जो वक्र वाला पार्ट है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या पढ़ते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं, तो क्षेत्रफल पढ़ते हैं 2πr l, तो 2πr h पढ़ते हैं, लेकिन h यहाँ पर क्या है l है, इसलिए यहाँ पर h की जगह क्या लिखा है l लिखा है। इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा क्या 2 2 2πr h, यहाँ 2πr h की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा l लेमडा l बटे एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ ये गुना में है, तो यहाँ से ये l से l क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से e का जो मान आएगा कितना आएगा लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान निकल के आ रहा है आर दूरी पर कितना हो रहा है लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके लिए याद रखना है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर रहेगा जिसका विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा आर दूरी पर, तो लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। ये दूसरा पॉइंट पूरा राइट डाउन कर लेना है। अब आते हैं हम लोग को जो आगे का है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, सदिश रूप में लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर होता है। आगे आते हैं हम लोग तीसरा पढ़ना है आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, यहाँ पे समतल चादर का बात हो रहा है। समतल चादर समझ लेते हैं किस प्रकार का आकृति होता है। समतल चादर का मतलब होता है कि कोई भी आकृति जो कि बहुत लंबे समतल होगा और पूरा अनंत तक गया होगा, समतल होगा और पूरा क्या होगा अनंत तक गया होगा। ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो समतल चादर क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग बोर्ड जानते हैं, बोर्ड तो जानते हैं सभी को। बोर्ड जो होता है एक उसका फाइनाइट लंबाई होता है, लेकिन इसका लंबाई यहाँ पे अनंत तक, जैसे कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल लंबाई जो ले रहे थे तो इसका कोई अंत नहीं था कि कहाँ पर इसका अंत होगा। वैसे ही कोई अगर समतल चादर लेते हैं तो उसका भी कोई अंत नहीं होगा कि कहाँ पे होगा। कोई अगर समतल चादर लेते हैं, ऐसे दिखाने के लिए डायग्राम में तो ऐसे दिखा दिया गया है कि इसका कोई अंत है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो निकालना है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा उसको बताना। ठीक, सिंपल इसको समझना कैसे है, तो मान लो कि एक समतल चादर होगा, तो समतल चादर पर अगर आवेश है, समतल चादर पर क्या है आवेश है, मान लो कि धन आवेशी है, समतल चादर आवेशित है जो कि धन आवेशित है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो हमको बताती है कि अगर कोई धन आवेशित सब जगह बराबर मात्रा में है तो उससे लंबवत दूरी पर यहाँ पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लंबवत दूरी पर, लंबवत दूरी पर मतलब ये सतह मतलब इसका दिशा और समतल का दिशा के बीच का जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर इस तरह से इसका विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर उत्पन्न होगा। मान लो कि कोई नीचे में एक प्लेट रखा हुआ है, तो प्लेट के ऊपर की तरफ क्या होगा उसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके
ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि यही है, यहाँ पर दिखाई थोड़ा कम देगा, लेकिन यहाँ पर ये एक समतल चादर है, ठीक है, समतल ये चादर है। और इसको मान लेते हैं कि ये पेन है, तो पेन को इस तरह से अगर रखते हैं तो देख सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा दिखाई देगा। पेन को अगर इस तरह से रखते हैं तो इसके क्या है, लंबवत है, तो इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा जो होगा इसके लंबवत होगा, जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा इसके लंबवत होगा, ठीक है। तो ये जो पेन रखे है तो पेन इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा इस तरह से। ये एक सतह है, प्लेन सतह है, ठीक। अब इस पर आते हैं कि जब इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा तो इसका हम कैसा आकृति से घेरे कि हम लोग इसका विद्युत क्षेत्र किसी r दूरी पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मानना है, अब देखो ये सतह का बात है, ये एक लंबाई का बात नहीं है, तो इसका आवेश घनत्व हम लोग क्या मानेंगे, जब सतह होता है पृष्ठीय होता है तो आवेश घनत्व क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, आवेश घनत्व सिग्मा लिखते हैं, अगर याद हो आप लोग को बताया गया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि लिख लीजिए जो बता रहे, पहले हेडिंग डालना है 3 नंबर देकर, ये हेडिंग डाल लेना है जो हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखना है, पहले लिखिए कि माना कि एक समतल चादर है, एक समतल चादर है जिसका आवेश घनत्व, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो समतल चादर से, समतल चादर से समतल चादर से कोई बिंदु P, कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, इतना ही लिख के छोड़ देना है, कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए हम लोग हमेशा गॉस प्रमेय का यूज करने के लिए हमेशा एक वक्र, बंद सतह वक्र लेना होता है, बंद सतह हम लोग कर्व लेना रहता है, कर्व नहीं बोल सकते इसको, बंद सतह क्या है, समतल मतलब बंद सतह को सतह बनाना रहता है जिसमें कुछ आवेश उसके अंदर आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे सबसे अच्छा उपाय हम लोग जो करते हैं, मान लेते हैं कि यही क्या है, समतल चादर है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक बेलनाकार आकृति दोनों तरफ लगा देते हैं, इधर से भी मान लेते हैं कि एक बेलनाकार आकृति ले लेते हैं, सेम आकृति इधर से भी हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार आकृति इस पर लगा देते हैं। इसे क्या है, आप लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है कि दोनों तरफ से बेलनाकार आकृति से क्या कर दिया गया है, घेर दिया गया है। अब जब ये बेलनाकार आकृति से घेरेंगे, जब ये बेलनाकार आकृति से घेरेंगे तो कुछ एरिया क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। तो जब ये घिरेगा तो जितना एरिया इस पर घिरेगा, जिस सतह पर जितना एरिया घिरेगा उसका आवेश हमको चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर उतना ही आवेश आएगा। जो आकृति यहाँ पर घिर रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आकृति घिर रहा है जब दोनों तरफ समतल, तो इस पर इसमें कितना आवेश होगा उस आवेश का पहले मान निकाल लेते हैं। तभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले ही, मान लेते हैं कि ये जो गिर रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसको मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है डीए है, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिए, डीए मान लिए, ठीक। इसका जब क्षेत्रफल डीए है, चाहिए स्मॉल, इसके स्मॉल पार्ट का एरिया जो है, इससे इसमें स्मॉल पार्ट का जो एरिया है वो कितना है, डीए है। तो ये कैसा आकृति है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका जो आकृति है वो कैसा है। तो ऑब्वियस है कि जो आकृति है ये कैसा है, समतल है और बेलनाकार, सॉरी वृत्ताकार आकृति इस पर घिर रहा है। तो अगर कोई क्षेत्रफल को यहाँ पर ए मान के लेते हैं, इसको क्षेत्रफल को क्या मान ले रहे हैं कि क्षेत्रफल ये वाला जो है कितना है, ए है, तो क्षेत्रफल ए है। तो अगर ये वृत्ताकार आकृति इसका क्षेत्रफल ए माने हैं, तो आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय के लिए सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे क्षेत्रफल। यहाँ से क्यू का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू। तो इसी आकृति को बना लेना है, इस आकृति को बनाने के बाद जो हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं उसको समझना है। पहले मिटा देते हैं।
आकृति हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन रफली आकृति बना रहे हैं। आकृति वही वाला बना लेना है, सबसे परफेक्ट है। ठीक, यहाँ रफली आकृति एक बना देते हैं। यहाँ पर ये समतल है जिस पर आवेश है प्लस आवेश है। इसके दोनों तरफ क्या करना है, एक बेलनाकार आकृति से घेर लेना है। बेलनाकार आकृति तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए बोले हैं कि उधर वाला ही आकृति इधर से भी रहेगा उधर से भी रहेगा। ठीक, जब बेलनाकार आकृति बनाएंगे तो बताया फिर जब भी समतल होगा, समतल जो होगा तो समतल में देख सकते हैं, जो भी समतल होगा उसका जो ये जो समतल है, इसका क्षेत्रफल का दिशा किधर होगा, इसके लंबवत होगा। इसके क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत होगा, मतलब इस तरह से होगा। लंबवत, इसके क्षेत्रफल का दिशा इसके लंबवत होगा, मतलब इस तरह से होगा। तो देखिए, जब क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत होगा तो यहाँ पे आते हैं, जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम को बुक से भी बना लीजिएगा, सेम ही डायग्राम बनाना है। तो जब ये आकृति जब घेरे है तो समतल का जो दिशा होगा इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल का दिशा। तो क्षेत्रफल का दिशा किधर आएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का दिशा इस तरफ बाहर की ओर आएगा। तो इसका अगर डीए भी लेते हैं, डीए एरिया, क्षेत्रफल का दिशा, विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इसका क्या होगा, जब ये समतल आकृति आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इसके क्या होगा, लंबवत, इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि ई और डीए का एरिया इस सतह से क्या होगा, समांतर होगा। इस सतह से क्या निकलेगा, समांतर निकलेगा। लेकिन अगर कोई बाहर में सतह लेते हैं, इस वक्र वाला सिलेंड्रिकल का जो वक्र वाला सतह लेते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल का दिशा इसका लंबवत होगा, तो इसका क्षेत्रफल का दिशा किधर आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर डीए का एरिया किधर आ जाएगा, ऊपर की ओर। लेकिन अभी भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है किधर है, इस ओर है। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो कोण होगा, यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब क्षेत्रफल और ई के बीच का एंगल जैसे ही 90 डिग्री होता है, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर इस सतह पर, ये जो वक्र वाला सतह है, ये जो वक्र वाला सतह है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब सिर्फ जो फ्लक्स का मान आएगा कौन सी सतह से आएगा, इस वाले सतह से, और एक जो एक इधर वाला है, इधर दिखा देते हैं, जो इधर वाला है, जो इधर वाला सतह है, यही दो सतह से विद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा। ये दो सतह से विद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा। और सबसे पहले अभी यहाँ पे आवेश निकाल चुके हैं, तो चलिए डेरिवेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। डेरिवेशन अगर करने जाते हैं तो सबसे पहले गॉस प्रमेय यूज करते हैं। गॉस प्रमेय फ्लक्स का मान क्या बताया जाता है, कुल आवेश बटे यहाँ पे आवेश का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू ए के बराबर आ रहा है बटे एप्सिलॉन। दूसरी ओर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है। क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है। अब देखो ई डॉट डी हम दो बार लिख रहे हैं, क्यों, अभी हम बताए यहाँ पे डायग्राम में कि यहाँ पे दो सतह से, एक तो इधर वाला सतह से, इस वाले सतह से, दूसरा इस वाले सतह से विद्युत क्षेत्र का मान होगा। और इस वाले तीसरा जो सतह हो रहा है यहाँ से, ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, ये दो सतह से विद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा। तो दोनों को साथ में ही प्लस में करके लिख देते हैं। ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट सदिश रूप में पहले लिख देते हैं। इधर में है सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन। हमको पता है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते, बी ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 0 डिग्री का मान हमको पता है पहले से, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई डी ए प्लस ई डी ए, दोनों को दोनों समान ही है, इसलिए समान एरिया से होके जा रहा है। दोनों में ई का ई क्या है, अचर होता है, बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, डी ए प्लस ई डी। कुल एरिया क्या मान है उसका, वृत्ताकार एरिया ही है। और उस वृत्ताकार एरिया को ए माने हैं तो पूरा को इंटीग्रेट भी करेंगे तो कुल एरिया क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। कुल एरिया जो यहाँ पर बनेगा हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो कुल एरिया हम लोग लिख सकते हैं ए हो जाएगा, तो ई ए प्लस ई ए बराबर एप्सिलॉन ए बटे सॉरी सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन, सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पर बन जाएगा 2 ई ए, दोनों समान तो जुड़ जाएगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन। यहाँ से देख सकते हैं ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आएगा, ई बराबर क्या निकल के आएगा, ई बराबर निकल गया सिग्मा बटे
टू एप्सिलॉन नॉट। तो कोई समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान पूछेगा उसका मान कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से ये तीसरा गॉस प्रमेय का यूज करके हम लोग निकाले कि अगर कोई समतल चादर है तो उससे कुछ दूरी पर, इसका मतलब ये दूरी पर डिपेंड कर रहा है क्या, यहाँ पर दूरी कहीं पर आया है r दूरी पर या कुछ, का मतलब ये है कि अगर कोई समतल चादर है, इससे कितना हो दूरी पर चले जाओ, इससे कितना हो दूरी पर चले जाओ, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा कितना होगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें दूरी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें दूरी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये तीसरा अनुप्रयोग हो गया गॉस प्रमेय का। आगे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे दिया गया है सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो डेरिवेशन हम कराए हैं उधर वही डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। ये करना जो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तीन वहां पे इम्पोर्टेंट था उसको ध्यान में रखना है। अब ये 5 नंबर लिखना है। 5 नंबर क्या लिखना है, एक समान आवेशित दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको समझेंगे हम लोग। तो इसमें बताया जा रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक समतल चादर ले रहे थे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक समतल चादर ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, दो समतल चादर लेना है, दो समतल चादर लेना है, एक ले लिए, एक और समतल चादर लेना है। इसको 4 नंबर दे के लिखना है, ठीक। यहाँ पर दो समतल चादर ले ली, बताया जा रहा है कि दो समतल चादर को आमने सामने रख देना है, दोनों को आमने सामने रख देना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो समतल चादर है, ठीक, एक ये है एक ये है, ठीक, दो वो है, दोनों को क्या करना है, आमने सामने रख देना है, दोनों को आमने सामने रख देना है। और जो इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र का मान उत्पन्न होगा वही विद्युत क्षेत्र का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। अभी देखिए इसका बहुत सिंपल आसान तरीका है कि अगर यही डायग्राम बना लेना है, चलिए कोई बात नहीं, यही डायग्राम को बना लेते हैं। तो दो समतल चादर होगा तो एक का आवेश घनत्व क्या मानना है, एक का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और एक का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, मतलब एक पर आवेश प्लस में है और एक पर माइनस में, ठीक है। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र का जो बात, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान जो निकालेंगे, अब जो प्लस सिग्मा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर होगा। और जो माइनस सिग्मा है तो माइनस में क्या बताया जाता है, इस तरफ रहता है उचित और विद्युत क्षेत्र का मान जाता है, तो इसका भी दिशा किधर होगा, इधर ही होगा। मतलब दोनों का दिशा इसी की ओर होगा, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्लेट के कारण सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वैसे ही इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा कितना होगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इसका मतलब जब भी आपसे पूछेगा, अब दो फार्मूला याद रखना है, जब भी अगर पूछेगा कि एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर दो समतल के बीच में अगर पूछेगा विद्युत क्षेत्र का मान तो सिग्मा बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसमें यही डायग्राम बना के इसको दिखा लेना और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हम लोग का गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग था जो कि पढ़ना था। अनुप्रयोग जितना भी था मोस्ट इम्पोर्टेंट चार को जो कि हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर आकृति दिखाया गया, लेकिन इतना दिखाने की भी जरूरी नहीं है, मन है तो दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस डायग्राम को भी हम लोग दिखा सकते हैं, नहीं तो उसी डायग्राम को छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि दो समतल चादर है तो चादर को ऐसे लाइन से हम दिखा देते हैं, इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र का मान है ये तो पता चल गया, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर कोई बाहर में पूछेगा तो बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, जीरो होगा। बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, जीरो होगा। चादर के बाहर अगर कोई विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा उसको भी अगर मन है तो देख सकते हैं।
देखिए ये क्या था, ऋण आवेशित, और ये क्या था, धन आवेशित। ये धन आवेशित था और ये ऋण आवेशित था। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो ऋण आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर होगा। ऋण आवेशित के कारण, धन आवेशित के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसका दिशा किधर होगा, इधर होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा दिशा में हो गए, इस कारण से एक दूसरे को कैंसल आउट करके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, बाहर में शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। बात समझ में आया कि कभी भी अगर विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा कहाँ पे, अगर पूछेगा इसके बीच में, तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। लेकिन बाहर में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो, वो भी समझा दिए कि अगर दो प्लेट है, एक पर प्लस आवेशित है, एक पर क्या है, माइनस आवेशित है। इस केस में अगर यहाँ बाहर में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, माइनस वाला के तरफ हो जाता है, और प्लस वाला के तरफ इससे क्या होता है, दूर होता है। एक दूसरे के दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान बाहर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। एक दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये कहीं पर आता भी नहीं है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। अगर कोई प्लेट है, प्लेट का कुछ चौड़ाई भी हो सकता है, दो समांतर प्लेट रखा हुआ है, पहले तो एक प्लेट को लेते हैं। अगर कोई एक, मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट को हम लाइन से अब दिखा रहे हैं, प्लेट को पूरा प्लेट नहीं दिखा रहे। ठीक। तो अगर एक प्लेट है, अगर कोई बोल रहा है कि इस पर आवेश, अगर कोई बोल रहा है कि इस पर आवेश कितना है, इस पर मान लो 36 कूलम आवेश है। जो आवेश होता है ना, एक प्लेट पर दो साइड में बढ़ जाता है। कुछ चार्ज इधर आ जाता है, कुछ चार्ज क्या होता है, इस तरफ आ जाता है। तो कुछ चार्ज इस तरफ रहता है, कुछ चार्ज इस ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक प्लेट है, इसका आवेश अगर Q1 है और इसका आवेश कितना है, Q2 है, तो प्लेट के दोनों तरफ, तो यहाँ पर माना क्या जा रहा है कि प्लेट के इस ओर जो चार्ज है वो कितना ले लिए, स्मॉल Q1 ले लिए। तो टोटल कितना था, Q1 था। अब इधर बचेगा कितना, इस ओर Q1 माइनस Q1, मतलब एक कैपिटल Q1 एक स्मॉल Q1। वैसे ही अगर इस ओर आवेश कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस साइड प्लेट के इस तरफ, ये वाला जो दूसरा वाला प्लेट है Q2 है, तो इस ओर इस तरफ कितना बचेगा, Q2 माइनस Q1, मतलब इस तरफ कितना होगा, उसके उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। इस तरह से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग क्या देखने को मिलता है कि आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस प्रकार से होता है। तो जब भी आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये जो आमने सामने जो प्लेट रहता है, हमेशा समान आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इधर से जितना माइनस लेगा, उधर से इतना ही प्लस लेगा। इधर से जितना माइनस लेगा, उतना ही इधर से क्या लेगा, प्लस लेगा। ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना। अब मान लो कि इधर आवेश Q है, तो इधर कितना बचेगा, पहले कितना टोटल Q1, तो Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q। अगर इधर आवेश माइनस Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसमें पहले कितना था, Q2 था। अब माइनस, अब कितना बचेगा, इसमें से माइनस Q2 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, Q2 प्लस Q हो जाएगा। इधर आवेश कितना बचेगा, Q2 प्लस Q बचेगा। इस तरह से ध्यान में रखना है कि आमने सामने जब प्लेट रहता है, तो एक और माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक और प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो तब समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए सामान एक दूसरे को क्या करते हैं, मान लो कि दोनों एक तरफ प्लस हुआ, तो एक तरफ माइनस होगा, इसलिए कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तभी जाके प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा इधर भी प्लस हो जाए, इधर भी प्लस हो जाए, इसलिए प्लस प्लस फिर क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा, मतलब दूर भेजने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर प्लेट है आमने सामने, दो गो प्लेट रख दिया है, तो एक प्लेट पर प्लस आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरे पर सेम आवेश माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना प्लस होगा उतना ही सेम क्या होगा, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात को ध्यान में रखना है। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था। तो ये चैप्टर यहाँ पर ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का काम क्या है कि हमको इसमें क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन है बनाना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हम इसका एक और क्लास अभी लेंगे, इसका एक और क्लास लेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, जो बताने वाला होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाने वाला रहेगा, इसमें हम सारा उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ से, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का काम क्या करना है कि आपसे जितना बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बनाना, लॉन्ग क्वेश्चन तो बनाना ही है,
लेकिन उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, याद नहीं करना है आंसर देख के। ये जितना भी है समझना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे इतना आ रहा है, ऐसे नहीं कि याद कर ली। जितना भी थ्योरी बताया गया, जितना भी बताया गया उसको देख कर समझना है कि उससे हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कि ऐसे अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, चेंज कर पूछ देगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ही हम अगला वीडियो, इसलिए आज अगर आप देख लेते हैं तो अगला जो वीडियो बनेगा वो इस पर बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो हम जब समझाएंगे तो अगर आप एक बार बनाए रहेंगे तो हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सबसे पहले विद्युत क्षेत्र पढ़े कि विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। फ्लक्स के बारे में पढ़ने के बाद फ्लक्स का फार्मूला भी पढ़े थे, क्या होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है, ये चीजें पढ़े थे। और उसके पहले जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़े थे, तो विद्युत क्षेत्र ई का मान जो हम लोग पढ़े थे के क्यू बटे आर स्क्वायर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय पढ़े थे। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि जितना भी बंद सतह के अंदर कुल आवे बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो गॉस प्रमेय पढ़े और उसका अनुप्रयोग पढ़े। उसका अनुप्रयोग तीन तीन पर चार पढ़े। एक हम लोग पढ़े कि अगर आवेशित गोलाकार आकृति है तो उसके बाहर, उसके सतह और उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक हम लोग पढ़े कि बेलनाकार एक अनंत लंबाई के तार है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान r दूरी पर कितना होगा, ये हम लोग देखे। तीसरा देखे कि एक समतल चादर है, एक समतल चादर है तो उस चादर के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो वो पाया हम लोग सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही अगर दो समतल चादर आमने सामने रख दिया जाता है तब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग क्या पढ़े, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़े। ये हम लोग इतना देखे अनुपरित। देखो अनुपरित जो भी पूछता है ज्यादा सिलिंड्रिकल वाला पूछता है, ध्यान में रखना है, या बेलन वाला पूछता है, सॉरी सिलिंड्रिकल वाला पूछता है, या ज्यादातर देखने को मिलता है हम लोग को ये जो गोलाकार आकृति वाला था। ये दो ज्यादातर देखने को मिलेगा, कभी भी देखने को मिलेगा तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। गॉस प्रमेय पूछेगा तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन गॉस प्रमेय को जो सिद्ध करने वाला पूछेगा वो 5 नंबर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ध्यान से समझ समझ के बनाना है। जो नहीं बनेगा ऐसा हम सब के सब कल के क्लास में जितना भी होगा सब के सब बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं हमको। बताने के बाद उस डाउट को लेकर हम एक वीडियो ही बना दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।